राहुल ये कहते हैं कि इमरजेंसी एक भूल थी और वो भूल खुद बाद में इंदिरा जी ने स्वीकार की थी, तो ये भूल मान लेने से मामला खत्म हो जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी अब बची नहीं, उसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, अब प्रियंका और बाड्रा उनका पतिदेव साहब अब वो करेंगे हम भी राजनीति, यानी परिवार ही सोच रहा है कि अब राहुल का नेतृत्व हो नहीं सकता है, यानी कि अब नीचे का, इसलिए कांग्रेस का चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई पार्टियां नहीं, ये ट्रस्ट है। ये देश के लिए भी नहीं खुशहाली चाहते हैं, ना गरीब की खुशहाली चाहते हैं। मतलब शुद्ध मतलब कहा जाए तो अपने केवल परिवार के भलाई के लिए काम करते हैं और अपने लिए काम करते हैं। कोई तनिक रत्ती भर भी नहीं है कि राष्ट्र के प्रति इनको दर्द उसीने में। और गांव के गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन कैसे पहुंचेगा, उसका पक्का छत कैसे होगा, कैसे मोदी जी ने सोचा होगा। एक चाय बेचने वाला इस देश को बदल दिया भाई। एक झुग्गी झोपड़ी में बिजली का कनेक्शन आप दे दीजिए और चमकता हुआ बल्ब जब उसके घर में आता है तो उसके छोटे से बच्चे और परिवार के जीवन में परिवर्तन आता है और बच्चे खुशहाल होते हैं। जब वो थका हारा किसान शाम को लौटता है तो बीबी के चेहरे में जब 2 रोटी पाता है तो 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खा लेता है। और ये कांग्रेसी देश को लूटे हैं पूरे, भ्रष्टाचार आप एक सुनाई नहीं देता होगा। चलिए, मैं आपकी बात ये मान लूं कि आपके लिए कांग्रेस चिंता का सबब नहीं है, लेकिन मुकाबला किससे होगा फिर? समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो कहते हैं कि 2022 तो साइकिल का है, बाइसिकल का है, और बीजेपी लाख दावे करे, जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। तो आप मानते हैं कि आपका सीधा मुकाबला उनसे है? देखिए, राज्य के अंदर जो पार्टियों के नेता तपस्या करके पार्टी खड़ा करते हैं, इसमें कोई दोना नहीं, उस नेता को लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन बिना तपस्या किए कोई अपने बेटे को आगे बढ़ा दे तो जनता स्वीकार नहीं करती है। रोज अंगुली पर गिनते रहिए कि ये मेरा वोट बैंक है, ये मेरा वोट बैंक है। उस आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आप परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम की पराकाष्ठा करना पड़ेगा और जनता का जवाबदेही बनना पड़ेगा। है नहीं भाई, कोरोना में एक दिन नहीं निकले। भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता, जिसके घर में मेरे भाई साहब, जिसके घर में खाने की स्थिति नहीं थी, उस कार्यकर्ता ने अपने बाग से और अपने घर से लैया चना लेकर और खीरा तोड़कर प्रवासी मजदूरों को रोड पर बांटा है। और सपा के लोग उस समय सो रहे थे। जिस पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा करने की आदत नहीं रहेगा, वो नहीं चल सकते भाई। वोट गिनते रहो कि ये वोट बैंक है, नहीं होने वाला वोट बैंक कोई नहीं देगा। आदि मोदी जी के लिए मुसलमान मरे जा रहे हैं, वोट नहीं दे, उतना हमें आने वाला समय को बीजेपी को ही वोट देंगे। वो गिनते रहें कि ये मेरा वोट बैंक है। स्वतन जी, जब आपकी पार्टी चुनाव में जाती है तो आपकी पार्टी का एक परंपरा रही है कि परफॉर्मेंस ऑडिट विधायकों का भी होता है, और विधायकों की चिंता भी होती है क्योंकि इतनी बड़ी सीटें आप जीत कर आए। तो ऑडिट में चिंता ये होती है कि बड़ी मात्रा में सीटें कट जाती हैं, तो इस बार ऐसे विधायकों को चिंतित होने की जरूरत है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं। देखिए, सुबह एक केंद्रीय संसदीय बोर्ड इसका निर्णय करता है, विधानसभा का, लेकिन ये हम लोग मानते हैं कि जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता होना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं में उसकी स्वीकार्यता होना चाहिए और पार्टी के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये 3 बिंदु लेकर हम लोग विचार करते हैं, उसी को आधार पर हम लोग चयन करते हैं। लेकिन ये सभी निर्णय संसदीय बोर्ड को लेना है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकते इस पर। मैं एक और आपसे ये पूछूं कि मुद्दों की बात अक्सर आती है, तो जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, फिर अलग अलग दावे होते हैं। विकास जो एक बड़ा एजेंडा जो आपकी सरकार लेके चलती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आने वाले चुनाव में आपके मुद्दे क्या होंगे, जो आधार है वो क्या है? विकास का मुद्दा होगा। दूसरा एक चीज मैं एक बस, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गांव के खुशहाली हो, कर्ज माफी हो, ये सभी हुआ है। लेकिन 2024 तक जो आदरणीय मोदी जी ने लक्ष्य लिया है, हम लोग बुंदेलखंड दौड़ा करते थे,
तो वहाँ की महिलाएं गाती थी उस समय, जब 10 किलोमीटर 4 किलोमीटर जब घड़ा पानी पर लेकर घर पर आती थी सर पर, तो कहती थी, एक टक सूप सवा टक मटकी, एक टक सूप सवा टक मटकी, आग लगे रुखमा ददरी, भौरा तोरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे कसम मर जाए। यानी इतना दुख होता था, उनको कहती थी मेरा गगरी न फूटे लेकिन मेरा कसम मर जाए। उस दर्द को आदरणीय मोदी जी ने समझा और 2024 तक घर में स्वच्छ पानी देने का जो निर्णय लिया है, ये कोई छोटा मोटा निर्णय नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, जिसकी हम कल्पना से परे, हम लोग शहर में रहते हैं लेकिन स्वच्छ पानी देना 2024 तक। और विकास के नाम पर चुनाव लड़ूंगा, विकास के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, और आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता और ईमानदारी के आधार पर चुनाव लड़ूंगा। नेता की छवि आवश्यक है और हमारे दोनों नेताओं की छवि समाज में, देश में, एक ईमानदार नेता न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, और एक तरह की ईमानदारी के रूप में काम कर रहे हैं और गांव गरीब के खुशहाल के रूप में काम कर रहे हैं और गांव के खुशहाल में चाहते हैं, उसी के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विरोधी एक सवाल उठाते हैं कि सरकार आपकी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कई राज्यों में सरकारें हैं, कांग्रेस, आप कहते हैं कि आपका कोई बहुत मुकाबला नहीं है, गिनती की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गैस सिलेंडर का सवाल हो, पेट्रोल डीजल की कीमतों का सवाल हो, ये जो सवाल हैं वो आम जनता के सवाल हैं, तो इस पर आपकी सरकार को विपक्ष कटघरे में खड़ा करता है और कहता है कि सब कुछ तो आपका ही है, जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही? देखिए, विपक्ष का तो अपना मुद्दा तो रहेगा ही। जैसे किसान आंदोलन है तो सपा वाले करेंगे ही, बसपा वाले करेंगे ही, कांग्रेस वाले करेंगे। अब उनके पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 3000 हो। लोगों को लगता है किसान आंदोलन ये है, लेकिन वो एकत्रित होंगे। जैसे इसी ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ये मार्केट बढ़ते घटते रहते हैं, तो उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, लेकिन कुल मिलाकर हम गरीबों को राहत देना मेरा काम है, गरीबों की खुशहाली मेरा काम है, गरीब कष्ट न हो इसकी हम चिंता करते हैं। चाहे किसान सम्मान निधि हो, एक परिवार में जैसे 4 किसान भाई रहते हैं, 6-6 हज़ार रुपया उनके परिवार में पहुंचता है, तो एक परिवार में ही 24,000 रुपया पहुंचता है। और राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया चलता था तो 15 पैसा पहुंचता था, 85 भ्रष्टाचार। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 6,000 रुपया साल भर में चलता है, तो 4 भाइयों के पास 2-2 विश्वास जीवा है, तो 6 के 24,000 उस परिवार में पहुंचता है। तो ये ग्लोबल में ये भी कंट्रोल हो जाएगा जो थोड़ा बहुत है। लेकिन स्वतंत्र जी, किसानों के लिए आपकी सरकार इतने बड़े काम कर रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, और जब आप बात करते हैं कि उनकी इनकम डबल करनी है, तब किसान, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे और भी इलाकों के जो लोग बैठे हुए हैं, वो बातचीत के बाद भी घर वापस नहीं जा रहे हैं, समाधान नहीं निकल रहा है। तीनों बिलों को सरकार ने 1.5 साल के लिए डिफर भी करने का कहा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर समाधान क्या है? देखिए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, किसान बिल पास हुए कितने दिन हो गया, कितने महीना हो गया? कौन से मंडी समाप्त हो गई? कौन सा एमएसपी समाप्त हो गया? और किस किसान का खेत जमीन गए? ये झूठे नंबर 1 के हैं सब, और केवल झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना, और इसी तरह इनकी आदत है, फितरत है झूठ बोलने की, और कोई काम इनके पास है नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं, किसी का भला कर नहीं सकते हैं। और आज भी मैं गारंटी से कहता हूं, सीना ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में किसान को दुख नहीं होगा, और आज भी कुछ नहीं हुआ है। एक उनको स्वतंत्रता दी गई है, किसान को आप कहीं भी बेच सकते हो, कहीं खरीद सकते हैं। मान लिया आदरणीय मोदी जी स्ट्रॉबेरी की खेती की बात कभी बुंदेलखंड में नहीं होता था, आज वो महिला अपने खेत में साल भर में 40 लाख उठाए। कई जगह उस दिन आदरणीय योगी जी ने बलिया का जिक्र किया, जो किसान काला गाजर देता है लोगों को, और एक काला गाजर उत्पादन के लिए कहता है, खेत में उत्पादन करते हैं, वो करोड़ों का देश विदेश में गाजर का हलवा बेचता है। कौन उसकी जमीन कब्जा कर लिया? ये झूठे नंबर के हैं, गुमराह करते हैं जनता को, और गुमराह करके रोटियां सेकते रहते हैं, बस इनका कोई काम ही नहीं है राज्य के अंदर। इसलिए आम जनता, आम गरीब, गांव के लोग आदरणीय मोदी जी को स्वीकार कर चुके हैं, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी को स्वीकार कर लिए हैं। ऐसा नेता धरती पर कभी कभी जन्म लेता है और आकर पूरे राष्ट्र और देश को और राष्ट्र के लिए काम करता है और दुनिया में राष्ट्र का नाम रोशन करता है। एक और यूपी में बड़ा मुद्दा था
आपके लिए आस्था का सवाल था, विरोधियों के लिए वोट का मुद्दा था, एजेंडा था कि वो आप वोट के लिए करते हैं। राम मंदिर निर्माण पर ऐतिहासिक फैसले के बाद एक काम शुरू हुआ, लेकिन जब निधि समर्पण अभियान चला तो विपक्ष ने सवाल उठाया कि ये बीजेपी की परंपरा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद संगठन और निर्माण समिति की अपनी कार्य योजना है। वह मंदिर का निर्माण करने के लिए लोगों से अपील किया है और अपील के अनुसार लोग सोच रहे हैं कि मेरा नाम हो जाए। कभी मेरा नाती पूछे कि क्या तुम मंदिर निर्माण में दिए थे क्या, तो कम से कम कह सके नहीं, मंदिर निर्माण में हम भी 10 रुपया दिए थे या 1 लाख दिए थे, 1 करोड़ दिए थे। इसलिए उनको कोई मुद्दा है नहीं। पहले पूछते थे कि मंदिर कब बनेगा, थोड़ा डेट बता दो। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पहली बार देश के अंदर और दुनिया ने इसका भी एहसास किया। जो 5-6 निर्णय हुए हैं, मर गए हम लोग नारा कर लगाते लगाते। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ था भाई, 370 धारा रोज नारा लगाते, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। 23 जून 1953 को जेल के अंदर शहादत दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगल सराय स्टेशन पर हो गई। देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि सूर्य ढल गया, तारों की रोशनी में मार ढूंढना पड़ेगा। अटल जी को लोग चिढ़ाते थे कि 2 से 2 और 2 हमारे क्या चिढ़ाते थे। 1984 में हम 2 सीटों पर थे। अटल जी ने भाषण दिया कार्यकर्ताओं के बीच में, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और वह व्यक्ति, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, कभी पत्थर पर घास उगाए भाई और 14 साल में सरकार बनाए। ये कांग्रेसी बहुत झूठे हैं और नंबर 1 के, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हिंदू, दलित, शोषित, ब्राह्मण लड़कियां को उठा ले जाओ, शादी कर लो, उसका पुरसहाल कौन होगा भाई? आदरणीय नरेंद्र मोदी न होंगे तो कौन होगा? कानून कौन लागू करेगा? आज उनको देश में वापस हुआ है, उनको मकान मिल रहा है, आधार कार्ड मिल रहा है, बैंक अकाउंट मिल रहा है। 3 तलाक किसी देश में नहीं, मुस्लिम देश में, लेकिन मोदी जी उसको समाप्त किए। लेकिन इनको कोई अच्छा काम दिखाई नहीं देता है। केवल सुबह उठेंगे तो मोदी जी, शाम को सोएंगे तो मोदी जी। भाई, यदि मोदी जी से टकराना है या पार्टी से टकराना है तो उतना तपस्या करो, तप करो, त्याग करो, समर्पण करो। कहां दम है तुम्हारे अंदर कि परिवार से हटकर तुम एक बेटा नेता बना सकते हो पार्टी का? बीजेपी में तो एक बूथ का कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के अंदर पार्टी की आत्मा बसती है और अन्य पार्टियों में नेताओं के अंदर आत्मा बसती है। यहां तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी। स्वतंत्र जी, लेकिन विपक्ष ये कहता है, चिंता ये करता है कि आपकी पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं की तरफ से बयान आए कि अयोध्या तो झांकी है, भगवान श्री राम का मंदिर तो बनेगा, काशी मथुरा बाकी है और ये बीजेपी के एजेंडे से हटता नहीं है। देखिए, बहुत कठिन काम है। भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौतियां बहुत है। आदरणीय योगी जी, मोदी जी के पास बहुत चुनौतियां हैं। सपना है कि एक गरीब भी भूखा न सोए, एक गरीब भी पैसे के अभाव में दम न तोड़े। इसलिए सभी गरीबों तक 5 लाख का आयुष्मान कार्ड देना है। हिंदुस्तान के अंदर सभी गरीबों को राज्य के अंदर पक्का मकान देना है। सभी को घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो। कोई भी गरीब दुखी न, झुग्गी झोपड़ी में आदिवासी, वनवासी, गिरवासी कोई दुखी न हो। उसकी खुशहाली ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, जो एकात्म मानववाद लिखे, वह दर्शन है और दर्शन से निकला हुआ अंत्योदय है। और अंत्योदय से निकला हुआ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान करना है, उसका कल्याण करना है, उसको प्रत्येक क्षेत्र में उसको सम्मान मिले और उसकी एक तरह का लगे कि सीना तान के हम चल सकें। जैसे आज विदेश में लोग उतरते हैं तो हिंदुस्तानी सीना तान के चलता है। आदरणीय मोदी जी ने उसको करके दिखाया है। इसलिए मेरा सपना है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है, वहीं हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सपना है कि पूरा संपूर्ण गरीबों की खुशहाली ही, दलित, शोषित, वंचित ऐसे व्यक्तियों की खुशहाली है हम सबके जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए हम सब काम करते हैं। यही हमारा एजेंडा है, यही मेरा लक्ष्य है। मेरा आखिरी सवाल इस सेशन का आपके साथ, जैसे आप लोग टारगेट लेते हैं कि 2022 का मिशन हमारा इतना होगा, कितनी सीटों का टारगेट है और मुख्य मुकाबला किससे मान रहे हैं आप? अभी तो केवल एक ही लक्ष्य है
कि हमारे बूथ सक्रिय हो जाए, उत्तर प्रदेश के सक्रिय बूथ हो जाए। सक्रिय बूथ का मेरी कल्पना है कि हमारे 6 कार्यक्रम होते हैं साल भर में। अटल जी की जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती, पार्टी का स्थापना दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्य, 6 कार्यक्रम और मन की बात सुनने का 1 कार्यक्रम। तो ये 6 कार्यक्रम बूथ पर होते रहें, सक्रिय बूथ हो जाए और बूथ के आधार पर ही हम उस समय निर्णय ले सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं में बहुत दम है और बूथ समिति हमारी ताकतवर है। और बूथ समिति ऐसे देवतुल्य कार्यकर्ताओं की बदौलत ही ऐतिहासिक जीत होगी हमारी, और मैं सरकार बनाऊंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। आपकी टीम का भी इंतजार है, नई टीम का इंतजार है, आपकी इंतजार कर रहे हैं लोग? मैं बता दिया, संगठन का चुनाव लड़ने के लिए पूरी हमारी तैयारी होगी। मंडल, सेक्टर, बूथ और सब प्रभारी लगे चुके हैं और कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर देखे थे आपके करोड़ों में हम गरीबों को पैकेट दिए, राशन कार्ड दिए, भोजन किट दिया, 2-2 करोड़ के आसपास मैं मास्क बांटा, महिलाओं ने घर में बनाकर सैनिटाइजर बांटा, हर कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता सक्षम है उत्तर प्रदेश का और सक्रिय है, और कार्यकर्ता विचारधारा के प्रति समर्पण है। वो व्यक्ति के प्रति समर्पण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, उस पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता इस पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं और पार्टी की खुशहाली चाहते हैं, और पार्टी की खुशहाली है देश की खुशहाली है। इसी के रास्ते पर हम सब काम। संगठन में जल्दी बदलाव होगा? संगठन में बदलाव की कोई टाइम? कोई ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। संगठन के कार्यकर्ता दम से काम कर रहे हैं, सब रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं, और आगे जो कुछ नियुक्तियां हैं तो वह भी जल्दी हो जाएंगी। बहुत धन्यवाद तोतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस मंच पर अपना वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।